आप लोगों का ये होमवर्क क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपका, आज हम लोग करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। ओके, 2020 का पीवाईक्यू चल रहा है, हम लोग करेंगे 61 से लेके 100 क्वेश्चन तक आज कवर करेंगे। ओके, सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व एवं अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। वशिष्ठ संहिता से पूछा गया है कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व एवं अग्नि तत्व के साथ कौन सा ग्रह चलते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा गुरु और राहु, और दूसरा हो जाएगा शुक्र और मंगल। ठीक है, ए एंड बी जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है, ए एंड बी आपका आंसर होगा। ठीक है, हम लोग योग वशिष्ठ में जो आपका 5वां अध्याय है, वहां पे आपको बताया गया ग्रह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वायु का, अग्नि का, पृथ्वी का, जल का और आकाश का कौन कौन से ग्रह बताया गया और उसको किस प्रकार याद रखना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले वायु का देखते हैं, इसका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वायु, वायु के बाद आपको अग्नि, अग्नि के बाद ध्यान रखना है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जल और जल के बाद आकाश। ठीक है, ये इसमें क्रम बताया गया है वशिष्ठ संहिता में। अगर हम लोग देखेंगे कि वायु का ग्रह कौन है, अग्नि का कौन है, जल का कौन है, आकाश का कौन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वायु का ग्रह क्या बताया गया है, तो वायु को आपका ध्यान रखना है गुरु। ठीक है, वायु का अगर देखेंगे तो गुरु और राहु हो जाएगा, गुरु एवं राहु। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे अग्नि का, अग्नि का ग्रह है शुक्र और मंगल। पृथ्वी का देखेंगे तो पृथ्वी का बुध होगा एवं रवि होगा। ठीक है, बुध और रवि। जल का देखेंगे तो चंद्रमा, चंद्र है एवं चंद्र है, और चंद्र के बाद याद रखना है शनि। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रह आपको ध्यान रखना है कि वायु का ग्रह जो है गुरु और राहु है। अग्नि का जो है, अग्नि मंगल भी जो है तपता हुआ रहता है, और शुक्र भी बहुत चमकीला ग्रह है, तो उसको अग्नि से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी का नजदीक का ग्रह बुध होता है, और रवि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी के लिए जल का आपका क्या हो जाएगा, चंद्रमा और शनि हो जाएगा। ठीक है, ये ठंडा ग्रह है, चंद्रमा भी ठंडा होता है, शनि भी ठंडा होता है, तो जल से आप ध्यान रख सकते हैं कि चंद्रमा और शनि होगा। ओके, आकाश का जो है कोई ग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आकाश का कोई ग्रह नहीं है। ओके, हम लोग देख लेंगे वशिष्ठ संहिता है, तो वशिष्ठ संहिता में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से योग की चर्चा मिलती है, तो यहाँ पे अष्टांग योग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अष्टांग योग, अष्टांग योग की चर्चा मिलती है। यहाँ पे वशिष्ठ और शक्ति के बीच संवाद मिलता है, वशिष्ठ एवं शक्ति के बीच संवाद देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 6 अध्याय देखने को मिलता है तो टोटल 8, लेकिन आपको 6 अध्याय ही यहाँ पे ध्यान रखना है। जिसमें सबसे पहला अध्याय में कर्म के प्रकार के बारे में बताया गया है, और अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अष्टांग योग में भी क्या, तो यम, नियम और आसन के बारे में बताया गया है। यम, नियम और आसन के बारे में यहाँ पे बताया गया आपको। और ये तीनों जो है, यम, नियम, आसन, तीनों जो है 10-10 बताए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों क्या है, तो तीनों 10-10 बताए गए, यम भी 10 है, नियम भी 10 है, और आपके आसन भी जो है 10 बताए गए हैं। ठीक है, और आसन में से 10 है, 10 में से 4 प्रमुख बताए गए हैं। उसके बाद प्राणायाम की संख्या पूछा जाएगा। प्राणायाम, तो प्राणायाम जो है यहाँ पे कितने बताए गए, 3। प्रत्याहार जो है 4 बताए गए हैं, प्रत्याहार 4 बताए गए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे धारणा, तो धारणा की संख्या 5 बताया गया है। ध्यान की संख्या जो है 6 बताया गया है। सगुण और निर्गुण ध्यान है, उसमें से सगुण और निर्गुण में जब बांटेंगे यहाँ पे, तो सगुण के 5 हो जाएंगे और निर्गुण के 1 हो जाएंगे, तो 6। यानी कि क्रम आप लगाएंगे तो पहला जो है यम है, दूसरा नियम और तीसरा आसन। ठीक है, ये आपका तीनों क्या हो गया, तीनों में 10-10 हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पे प्राणायाम आता है, आपको एक उससे कम करके 3 याद रखना है। 5वें नंबर पे प्रत्याहार आता है, उससे एक कम करके आपको 4 याद रखना है। उसके बाद धारणा, धारणा 6ठे नंबर पे है, एक कम करेंगे तो 5 आएगा। और ध्यान जो है ये आपकी 7वें नंबर पे, एक कम करेंगे तो 6 आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे 10 प्राण की भी चर्चा की गई है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 18 मर मसान की चर्चा यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, 18 मर मसान की चर्चा एक त्रिशकी ब्राह्मणोपनिषद में और एक आपका वशिष्ठ संहिता में देखने को मिलता है। यही दोनों ग्रंथ में सिर्फ हम लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे नाद के बारे में बताया गया है कि नाद में कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, तो शंख, मेघ और झरना। शंख डिफरेंट बताया गया, शंख, मेघ और झरना। इसको हम लोग समझ से याद रख सकते हैं। 100 से आपका हो जाएगा शंख, और मौ से मेघ हो जाएगा, और झ से जो है आपका झरना हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पे देखिए बुध और रवि, बुध और रवि जो है ये किसके ग्रह हो जाएंगे, तो ये आपके पृथ्वी के ग्रह हो जाएंगे ऑप्शन में देखेंगे तो। चंद्रमा और शनि जो है देखेंगे तो चंद्रमा शनि आपके जल के ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम लोग देखते हैं ए और बी जो है आपका पहला ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया ऐच्छिक पेशिया के बारे में, यानी कि वॉलेंटियरी मसल्स के बारे में पूछा गया कि ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ऐच्छिक पेशियां कहाँ पे पाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। जीभ तो हो गया, टंग हो गया एक। दूसरा पूछा गया इसोफेगस का प्रारंभिक भाग पूछा गया है, और उसके बाद जो है देखेंगे यहाँ पे फेरिंग्स, है ना। तो ये तीनों जो है आपके वॉलेंटरी मसल्स के अंतर्गत आता है, जबकि इसोफेगस का पार्श्व भाग, नीचे वाला भाग, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। त्वचा का डर्मिस जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, इसोफेगस का प्रारंभिक भाग हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, फेरिंग्स भी जो है कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, और जीभ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार जो काम करता है उसको हम लोग ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं, वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, पेशियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पेशियां अगर देखेंगे तो कितनी प्रकार की है, 3 प्रकार की जो है बताई गई है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे तो स्केलेटन हो जाएगा, स्केलेटन। ठीक है, जिसको कंकाल पेशी बोलते हैं, कंकाल पेशी। दूसरा देखेंगे तो दूसरा आपका हो जाएगा स्मूथ, स्मूथ मसल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मृदु या फिर चिकनी पेशियां भी बोल सकते हैं इसको, मृदु मसल्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो तीसरा आपका कार्डियक मसल्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग हृदय पेशी बोलते हैं, कार्डियक, कार्डियक जो है मसल्स, जिसको हम लोग हृदय पेशी भी बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं तो हमारा स्केलेटन वाला जो होता है ये क्या होता है, तो ये वॉलेंट्री होता है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जबकि ये दोनों क्या होता है, तो नॉन या फिर इनवॉलेंट्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि हमारी इच्छा अनुसार ये काम नहीं करता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि किसमें जो है स्ट्रेटेड पाया जाता है, यानी धारियां पाई जाती है, तो आपको देखने को मिलती है धारियां स्केलेटन में, स्केलेटन मसल्स में धारियां देखने को मिलती है। जबकि स्मूथ मसल्स में यहाँ पे धारियां नहीं मिलती है, लेकिन कार्डियक मसल्स में जाएंगे तो वहां पे भी आपको धारियां देखने को मिलती है। ओके, जो हमारा स्केलेटन मसल्स होता है वो आपकी हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि पैर, हाथ हो गया इसका एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मूथ मसल्स, तो जितने भी आंतरिक अंग है उसके अंदर जो है क्या पाया जाता है, तो स्मूथ मसल्स पाया जाता है। जो भी आंतरिक अंग है, जो भी हमारे सिस्टम है, उसके अंदर जो भी जो है आंतरिक अंग पाए जाते हैं, वो सारे में क्या पाया जाता है, तो आपका स्मूथ मसल्स पाया जाता है। ठीक है, पेट में, आंत में। कार्डियक मसल्स केवल हमारे हृदय में पाया जाता है, केवल दिल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन हमारी इच्छा से काम करता है, कौन नहीं करता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था वॉलेंट्री मसल्स के बारे में, जो कि आपकी इच्छा से काम करे। तो यहाँ पे आप टंग हो जाएगा आपका, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ इसोफेगस हो जाएगा, और फेरिंग्स हो जाएगा। ये जो है हमारी इच्छा से कार्य करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर ए, बी एंड डी हो जाएगा, ए, बी एंड डी, फोर्थ नंबर आंसर। ओके, क्लियर होगा सभी को यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 62 हो गया ना, या 63 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि श्वसन केंद्र में तंत्रिका तंतुओं की विभिन्न समूहों में अवस्थित होते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग। आपको रेस्पिरेटरी सेंटर बताना है कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन होगा। जी फर्स्ट ऑप्शन। जी फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो आपके हो जाएंगे पॉन्स वेरुलाई हो जाएगा, और साथ में आपके मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। श्वसन केंद्र में तंत्रिका तंतुओं के विभिन्न समूहों में अवस्थित होते हैं, तो पॉन्स वेरुलाई में होते हैं, और मेडुला, और जो आपकी मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, ये दोनों जो है आपका श्वसन केंद्र से संबंधित है। पॉन्स वेरुलाई के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा के ऊपर और मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा के ऊपर में होता है, और जो आपका मध्य मस्तिष्क है तो मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये घोड़े की नाल के आकार का होता है। ठीक है, तंत्रिका फाइबर है,
जो कि मस्तिष्क में मौजूद होता है। ओके। और ये क्या करता है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा के साथ मिलकर जो है वो श्वसन, जो हमारा श्वास है, श्वास में श्वसन को क्या करता है, उसमें लय जो है उत्पन्न करने की विशेष भूमिका निभाता है पॉन्स वेरेलाए और साथ में आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहला जो अग्र मस्तिष्क होता है, उसके बाद मध्य मस्तिष्क होता है, और जो आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क। अगर अग्र मस्तिष्क का बात करेंगे, ठीक है, ये आपका होता है मिड ब्रेन और ये आपका हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क देखेंगे तो अग्र मस्तिष्क में आपका जो है आता है सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रम आता है, जो कि आपके सबसे बड़ा हिस्सा है, इसको बोला जाता है 2/3 होता है ये, यानी कि 66% जो है आपका देखने को मिलता है सेरिब्रम का पार्ट। ठीक है, स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता है इसको हम लोग, स्मरण शक्ति याद रखने वाला जो स्थान है ये आपका सेरिब्रम ही है। और आपके अग्र मस्तिष्क में जो है यहीं पे आपका देखेंगे तो थैलेमस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम, उसके बाद थैलेमस। ये क्या करता है, तो बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है थैलेमस, यानी कि ठंडा और गर्मी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो थैलेमस करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 3rd नंबर पे, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये भी आपके अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, और ये क्या करता है, तो आंतरिक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे आंतरिक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला कौन है, भूख, प्यास, प्रेम, सारी चीजों को नियंत्रित करने का, घृणा को नियंत्रित करने का, इसको इमोशनल सेंटर बोला जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, तो इमोशनल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इमोशन का सेंटर बोला जाता है आपके हाइपोथैलेमस को। ठीक है, दिल जो आपका टूटता है वो हाइपोथैलेमस में ही टूटता है, आप हार्ट में नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आपके प्यार, घृणा, इच्छा, द्वेष, सारी चीजें यहीं पे आपको देखने को मिलती है। इमोशनल सेंटर आपका हाइपोथैलेमस में ही होता है। ओके, मिड ब्रेन में देखेंगे तो यहाँ पे आपके कारपोरा, कारपोरा ध्यान रखना है, जो कि देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कारपोरा। ठीक है, देखने और साथ में सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है आपके कारपोरा, मिड ब्रेन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेरिब्रम पेंडिकल आता है। ठीक है, सेरी सेरिब्रम पेंडिकल, ये क्या करता है, तो ये ब्रेन में जो है स्पाइनल कोड को जोड़ता है। ब्रेन को किससे जोड़ता है, तो स्पाइनल कोड से जोड़ता है। ठीक है, ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ने का ये कार्य करता है कौन, सेरिब्रम पेंडिकल। ओके, पश्चिम मस्तिष्क देखेंगे, जिसके इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, तो पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आपके हिंड ब्रेन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, तो सेरी बेलम आएगा। ठीक है, सेरी बेलम। सेरिबेलम क्या करता है, तो इसको दूसरा सबसे बड़ा ब्रेन बोला जाता है, ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग। ठीक है, पहला जो आपका क्या था, पहला सेरिब्रम था, दूसरा क्या है, तो सेरिबेलम है। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये बैलेंस करने का कार्य करता है, संतुलन करने का कार्य करता है। ठीक है, संतुलन करने का कार्य करता है, ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, जो वॉलेंट्री मसल्स है अभी जो हम लोग देखिए, तो उसको जो है ये उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके हिंड ब्रेन में ही दूसरा पार्ट मेडुला ऑब्लंगाटा जो है आपके हिंड ब्रेन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपका उपाचय, पाचन, हृदय की धड़कन और क्रमानुकुंचन गति, जो पेरिस्टलिसिस की जो प्रोसेस होता है, इसोफेगस से जो हमारा खाना नीचे उतरता है, तो सारी जो है कार्य कराने का कार्य कौन करेगा, तो मेडुला ऑब्लंगाटा कराता है। ठीक है, उसके बाद इसी में आपका 3rd पार्ट क्या होता है, तो 3rd पार्ट आपकी मेरुरज्जु जो है, जिसको हम लोग सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड ब्रेन तो यहीं से आपका निकलता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो रिफ्लेक्ट जो आपकी एक्टिविटी है उसको नियंत्रित करता है, मस्तिष्क में जाने वाले जो है सिग्नल को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ब्रेन बोला जाता है, मेरुरज्जु को। ठीक है, मेरुरज्जु। तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रेन के बारे में। ओके, क्लियर होगा सभी को ये। आपका आंसर सेकंड यहाँ क्या पे क्या बोला हो जाएगा, आपने, सेकंड क्या बोला? सेकेंड मेडुला ऑब्लंगाटा, सेकंड के बाद क्या लिखा है वो? मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड, इसको सेकेंड ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये स्पाइनल कोड जो सेकंड कि ब्रेन। आपका लास्ट वाला ब्रेन से जुड़ा होता है, हिंड ब्रेन से आपका जुड़ा होता है। ओके, चलो, तो इसका आंसर आपका जो है ए एंड बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों में बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का प्रतिशत अधिक होता है। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बताना है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो किसमें जो है परसेंटेज पाया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है।
ठीक है, क्वेश्चन ए नंबर बी ऊपर और कितना ई। काम हो रहा है? 63। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन है आपका ये। ए बी और ई। ओके, क्या बोला आपने आंसर? ए बी और ई। 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 सारे ए और बी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो सेचुरेटेड और जो है हम लोग संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, और एक आपका होता है फैट वाला, तो ट्रांस वसा जिसको बोलते हैं, तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, संतृप्त, असंतृप्त, और साथ में आपको ट्रांस वसा जो होता है। ओके, वसा के अगर हम लोग प्रकार के बारे में देखते हैं तो वसा के कितने टाइप्स हो गए? वसा के जो है फैट के 3 टाइप्स हो गए। एक होता है अनसेचुरेटेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा सैचुरेटेड, जिसको हम लोग संतृप्त बोलते हैं, संतृप्त। और तीसरा जो है ट्रांस वसा है। ओके, ट्रांस वसा। आपके यहाँ पे जो देखेंगे, अगर अनसेचुरेटेड का देखेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉली, और दूसरा क्या होता है? तो मोनो होता है। ठीक है, पॉली सेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड। ठीक है, असंतृप्त वसा जो होता है इसको क्या बोलते हैं? तो ये लाभदायक होता है। ठीक है, इसको खाने से हानि नहीं होता है, ये लाभदायक वसा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ओके, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में ये सुधार करता है, और ये किससे प्राप्त होता है? तो पौधों पौधों से ये प्राप्त होता है। ठीक है, पौधों के खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है, जैसे कि आपके ये वनस्पति तेल में मिलेंगे। ठीक है, बीज में मिलेगा। ठीक है, वनस्पति के जो तेल होंगे और जो आपके बीज होंगे उसमें जो है आपको देखने को मिलता है असंतृप्त वसा। ठीक है, 2 प्रकार की इसमें हम लोग देखें कि एक पॉली अनसेचुरेटेड है और दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका मोनो अनसेचुरेटेड है। ठीक है, पॉली अनसेचुरेटेड के अंतर्गत आपके एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे वो आपको ध्यान रखना है। पॉली अनसेचुरेटेड के अंतर्गत आपके जो है सूर्यमुखी के बीज आ जाएंगे। ठीक है, सूर्यमुखी के तेल, सूर्यमुखी का तेल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मक्का का तेल, मक्का का तेल आ जाएगा। तिल का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, और उसके साथ अखरोट। ठीक है, अखरोट। तो ये सारी चीजें आपके पॉली जो है अनसेचुरेटेड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो कि मछली में पाए जाते हैं वो आपके पॉली के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ओमेगा 6 ये दोनों भी आपके पॉलीसेचुरेटेड के अंतर्गत आएगा। अगर मोनोसेचुरेटेड के अंतर्गत देखते हैं तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये जो है कुल कोलेस्ट्रॉल और हमारा जो एलडीएल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये कम करने में मदद करता है। इसमें आपके जैतून के तेल आ जाएंगे, जैतून के तेल। उसके बाद सफेद सरसों का तेल। ठीक है, सरसों में भी क्या? तो सफेद सरसों का तेल। उसके साथ मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल। ये जो है आपके किसके अंतर्गत आएंगे? तो मोनो जो है अनसेचुरेटेड के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग देख लेंगे संतृप्त वसा जिसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सैचुरेटेड यानी संतृप्त के अंतर्गत ये पशु खाद्य पदार्थ होता है, कुछ पौधे खाद्य पदार्थों से, जैसे कि नारियल, नारियल के तेल। ठीक है, नारियल के तेल, ताड़ के तेल। उसके बाद यहाँ पे पिज्जा आ जाएंगे आपके, पनीर आ जाएंगे। ठीक है, दूध, मक्खन, मिठाई, और जी जो फास्ट फूड होते हैं तो वहां पे आपको सैचुरेटेड जो है देखने को मिलता है। इसमें दूध भी आ जाते हैं और मक्खन भी आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त वसा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये हृदय की खतरा को जो है संतृप्त वसा के स्थान पे अगर हम लोग अच्छा वसा लेते हैं तो हृदय का हमारा खतरा बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, अगर हम लोग अनसेचुरेटेड लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा सैचुरेटेड की तुलना में। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांस वसा के बारे में। ठीक है, ट्रांस वसा जिसको हम लोग फैटी जो है एसिड बोलते हैं। ओके, ये आपके हाइड्रोजन गैस के एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है ये बनता है, वनस्पति तेल को गर्म करके ये बनाया जाता है। इसको हम लोग कृत्रिम वसा भी बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम वसा भी बोलते हैं। और ये जो है हाइड्रोजन को तरल वनस्पति के तेल में मिलाकर जो है ठोस बनाया जाता है। ठीक है, ये ठोस रूप में आपको दिखेगा। ओके, संतुलित वसा की तुलना में ये क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ये जो है बढ़ाता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए, बी और ई। देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वसीय अम्ल का प्रतिशत अधिक होता है, तो
असंतृप्त वसा में पूछा गया है, असंतृप्त वसा में तो सरसों के तेल हो जाएंगे, मछली के तेल हो जाएंगे और तिल के तेल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपके सेचुरेटेड जो होता है वो आपके ठोस रूप में पाया जाता है। ठीक है, सेचुरेटेड जो होता है वो ठोस रूप में आपको देखने को मिलेगा, और जो मोनो और पॉली जो होता है, जो अनसेचुरेटेड होता है, वो दोनों वो आपके तरल रूप में ये नजर आते हैं। ठीक है, ये तरल होते हैं। ओके, लिक्विड होता है ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांस वसा और आपके संतृप्त, यानी कि सेचुरेटेड और ट्रांस वसा जो है, ये दोनों आपके क्या होंगे, तो दोनों ही आपके ठोस के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, ठोस रूप में। आंसर आपका हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना था? 64। 64। ओके, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि किन रसों की प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति एवं कफज प्रकृति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है। ऑप्शन देख सकते हैं आप नीचे। ऑप्शन 3, बी और डी। बी और डी। तो ये वाला उसी प्रकार बनेगा क्वेश्चन जो कि हम लोग सड्रस को लिख के बनाते हैं, है ना। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पहले तो देख लेते हैं ये तीनों जो है ये कब को बढ़ाने वाले हैं आपके। उसके बाद ये तीनों आपके जो है वात को बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद अम्ल, लवण और कटु, ये तीनों आपके किसको बढ़ाने वाले हैं? अम्ल, लवण और कटु, ये पित्त को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पित्त प्रकृति वाले और कफ प्रकृति वाले दोनों के लिए जो है ये लाभप्रद पूछा गया है। ठीक है, तो ऊपर वाले तीनों कफ वाले को नहीं देना है। ओके, यानी कि नीचे वाला जो है आपका वो हम लोग देंगे कफ वाले को, कटु, तिक्त और कसाय। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कटु आपको दिख रहा है, ठीक है, तिक्त भी दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके जो पित्त प्रवृत्ति वाले जो आहार है, पित्त प्रवृत्ति वाले में भी आपको ये तीनों नहीं देना है। कौन नहीं देना है? तो अम्ल नहीं देना, लवण नहीं देना, कटु नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कटु जो है कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब क्या बचा है, तो तिक्त और कसाय। क्या होगा इसका? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, आपका क्या हो जाएगा, तिक्त और कसाय। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले जो है ये आपके कफ प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपका मधुर दिया गया, ये आपके अम्लीय के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ दोनों देख के आंसर लगाना है ना। अब यहाँ पे कटु हम देख रहे हैं, तो कटु हम लोग को बढ़ाने वाला है, तो कटु को भी नहीं लेंगे, जबकि ये आपके कफ प्रवृत्ति वाले के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ आपको दोनों को एक साथ बोला गया था, इसीलिए कसाय और तिक्त हो जाएगा। ठीक है, कसाय और तिक्त आपके आंसर हो जाएंगे, यानी बी और डी आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, बी एंड डी। क्लियर होगा सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन होगा ये। हट प्रदीपिका के अनुसार त्राटक जो है, 66 सॉरी, होगा। 6 कितना होगा, 60? 66। 66। हट प्रदीपिका के अनुसार त्राटक जो है किसमें लाभप्रद है, आपको ये बताना है। एचपी के अनुसार बताना है। ऑप्शन 1, 1। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तंद्रा और नेत्र के रोग के लिए बिल्कुल सही है। आपके हट प्रदीपिका में त्राटक के बारे में बताया गया, तंद्रा और नेत्रों का नाश करने वाला है, और सोने की पेटी के समान गुप्त रखना चाहिए, हार्ट का पेट कम बताया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एंजाइना का प्रत्यक्ष जो है कारण पूछा गया है। एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण क्या है? उम्र का बढ़ना, नियमित न होना। एक ही ऑप्शन देने का है। सी ऑप्शन। ऑप्शन 3 ऑप्शन लगाना है आपको, एक सेकेंड बताइए क्या है। ए बी ऑप्शन डी, थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन 4। थर्ड ऑप्शन।
ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण पूछा गया है, एंजाइना पेक्टोरस के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ एंजाइना यहाँ लिखा गया है, तो आपको यहाँ देखना है कि क्या क्या चीजें जो है इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो सीने में बेचैनी होता है, इसमें हृदय की मांसपेशियों में जो है रक्त की कमी के कारण दर्द होता है। ठीक है, आपके हार्ट में जो है दर्द होता है। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों में रक्त की कमी की वजह से दर्द होता है, सीने में बेचैनी बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरस को। तो ये आपकी उम्र बढ़ने से, ठीक है, उसके बाद जो है आपकी निद्रा अनियमित जो है रहने की वजह से भी होता है, तो निद्रा का नियमित न होना और अंदरूनी बेचैनी। ठीक है, आधुनिक जीवन शैली, बैटरी भी लो हो गई। हम्म, ठीक है, तो उम्र का बढ़ना एंजाइना पेक्टोरस के लिए खतरा होता है। साथ में निद्रा का नियमित ना होना और अंदरूनी बेचैनी, यानी कि ए, सी एंड डी आपका आंसर हो जाएगा। ए, सी एंड डी, यानी कि थर्ड नंबर जो है आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग अगर देखते हैं तो एंजाइना तो जो आपका कोरोनरी हृदय रोग से ये जुड़ा होता है। ठीक है, कोरोनरी हार्ट जो है डिजीज से जुड़ा होता है। कोरोनरी धमनी के अंदर क्या हो जाता है, फैट जम जाता है। ठीक है, जो आपके कोरोनरी जो है आपकी धमनी है, आर्टरी है, उसमें क्या जमा हो जाता है, तो फैट जमा हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हृदय की मांसपेशियां हैं, वहां पे रक्त का प्रवाह सही से नहीं हो पाता है, और रक्त की कमी के कारण जो है वहां पे आपको दर्द महसूस होता है, सीने में बेचैनी होती है। इसका हम लोग दो टाइप देखते हैं, एंजाइना पेक्टोरस के जो है टाइप देखेंगे तो ये दो टाइप का होता है। एक बताया जाता है टाइप, एक होता है आपका स्थिर एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, और एक अस्थिर होता है। तो आपको यहाँ पे जो आपकी स्थिर एंजाइना है वो 5 से 15 मिनट तक जो है आपको दर्द हो सकता है। ठीक है, 5 से 15 मिनट तक, और दवा से आपको राहत मिल जाती है। ठीक है, आमतौर पर ये ट्रिगर होता है, ट्रिगर के साथ ये आता है। ठीक है, शारीरिक व्यायाम या फिर परिश्रम करेंगे या फिर चिंता या फिर भावनात्मक तनाव में रहेंगे तो ये आपको स्थिर एंजाइना जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, स्थिर एंजाइना। ओके, उसके बाद आपके अस्थिर एंजाइना है जिसको अनस्टेबल बोला जाता है। अनस्टेबल जो एंजाइना है, ये आपके जो है 15 मिनट या फिर उससे भी अधिक समय तक ये दर्द रह सकता है, और इससे दवा से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है, दवा से आपको राहत नहीं मिलता है इसमें। उसके बाद दिल के दौरे का ये संकेत दे सकता है। ठीक है, और ये विशिष्ट ट्रिगर के बिना आता है, कोई इसमें ट्रिगर नहीं आता है। ठीक है, विशिष्ट ट्रिगर के बिना आता है, और ये आपके दिल के दौरे का संकेत दे सकता है। ठीक है, क्या क्या इसका लक्षण आपको देखने को मिलता है, तो लक्षण सीने में दर्द होगा, जकड़न होगा, सीने के केंद्र में भारी जैसा वजन जैसा लगेगा, हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़े और पीठ में भी दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, थकान महसूस होगा। ठीक है, पसीना आएगा, चक्कर आएगा, तो ये एंजाइना के जो है लक्षण आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका एवं घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन योगा अभ्यासियों में कास यानी खांसी दूर होती है। मयूरासन के अलावा तीनों आएंगे, ए, बी और डी। ऑप्शन 1। उज्जयी। ऑप्शन 1, ओके। तो मयूरासन को अगर छोड़ देंगे तो आपके उज्जाई हो जाएंगे, वस्त्र धोती हो जाएंगे और महामुद्रा हो जाएंगे। ये तीनों जो है हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, दोनों में आपको बताया गया कि कास यानी कि खांसी को दूर करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ए, बी एंड डी आपका आंसर हो जाएगा, ए, बी एंड डी, ए, बी, डी आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुण की आवश्यकता होती है जिसमें कोई 1 वर्ष से अधिक योगाभ्यास करके सिद्धि जो है सिद्ध बन सकता है। ए सी डी ई, ए सी डी ई। ए, सी, बी और डी। तपस्वी नहीं आएगा, त्यागी आएगा। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं हम लोग। आप लोग पढ़े हैं हठ प्रदीपिका में, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायणा, अबद्धात ऊर्ध्व सिद्ध भवेत। ठीक है, अन्य विचारणा च कार्य। तो ये बताया गया है कि जिसने जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, ठीक है, जो ब्रह्मचारी हो, उसके बाद मिताहारी हो और त्यागी हो। ठीक है, त्यागी हो तथा योग के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। ठीक है, योग के प्रति पूर्णतः समर्पित हो, और ऐसे साधक को 1 वर्ष या फिर उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि जो है प्राप्त कर लेती है, और इसमें कोई संदेह नहीं होता है। ठीक है,
तो ये बताया गया है। साथ में यहाँ पे योग परायण जो है आपको देखना है, यानी योग के प्रति पूर्ण समर्पित, उसको योग परायण बोला गया। ठीक है, तपस्वी जो है नहीं बताया गया है, तो A C D and E आपका आंसर हो जाएगा। A C D and E यानी कि पहला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये आपके हर प्रदीपिका में दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको सीक्वेंस में अगर याद रखना होगा तो पहले आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम में सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ब्रह्मचारी, उसके बाद है मिताहारी, फिर नेक्स्ट त्यागी हो जाएगा, त्यागी और योग परायण। ठीक है, योग परायण, ये आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। मिलान करने वाला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। मैम ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, ओके। चलिए 35 देख लेते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको धर्म का क्या बताया गया है, धर्म के लिए जो है ऊर्ध्वगमन बताया गया है। ठीक है, धर्म क्या होगा, धर्म जो है ऊर्ध्वगमन करने वाला होता है। ठीक है, ऊंचा बढ़ने वाला होता है, ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, धर्म को करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ज्ञान, ज्ञान से क्या होता है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, अपवर्ग। वैराग्य, वैराग्य के लिए क्या बताया गया है, तो प्रकृति लय। ठीक है, प्रकृति लय। और ऐश्वर्य के लिए क्या बताया गया, अभिघात बताया गया। ठीक है, ऐश्वर्य के लिए क्या बताया गया, तो अभिघात। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक दो आंसर अगर आप एक दो अगर पता हो तो उससे जो है आप लोग आराम से इसको टिक लगा सकते हैं। पहला हम लोग धर्म का देख रहे हैं कि धर्म जो है ऊर्ध्वगमन करने वाला होता है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में आपको जो है 3 दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सांख्य दर्शन में जो है आपको धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, वैराग्य के बारे में और ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आपके सांख्य दर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, सांख्य कारिका से ये लिया गया है। तो सांख्य दर्शन में हम लोग देखेंगे सांख्य कारिका जो कि ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखा गया है, वहाँ पे 44 से 45 नंबर जो है वहां पे देखेंगे तो आपको मिलेगा सूत्र में, जिसमें बुद्धि के 8 जो है लक्षण बताए गए हैं। बुद्धि के 8, जिसमें से आपको जो है सात्विक और जो है तामसिक में बांटा गया है। बुद्धि को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक सात्विक और दूसरा जो है आपको तामसिक में बांटा गया है। ठीक है, सात्विक के लिए क्या बताया गया, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, धन ज्ञान, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य, ये आपके सात्विक बुद्धि के लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद तामसिक देखेंगे तो बस इसी में जो है हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे धर्म है तो यहाँ पे अधर्म हो जाएगा। ठीक है, अधर्म। ज्ञान है तो क्या हो जाएगा, तो अज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से अज्ञान। ठीक है, वैराग्य से अवैराग्य हो जाएगा, अवैराग्य। ऐश्वर्य से क्या हो जाएगा, तो अनैश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके सांख्य दर्शन में बताया गया है। ठीक है, 44 एंड 45 नंबर कारिका में देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। ओके, 71 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको उपनिषद बताया गया है और कौन से जो है किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। उपनिषद से संबंधित क्वेश्चन है ये आपकी। ऑप्शन 1। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग आंसर बोल रहे हैं फर्स्ट, यानी कि 4 जो है 2 में दिया गया है। देख लेते हैं, प्राण और रई की चर्चा अगर देखेंगे तो ये आपको प्रश्नोपनिषद में प्राण और रई की चर्चा जो है वो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है। काव्य के कावंदी का, कावंदी द्वारा ये जो है पहला प्रश्न जो पूछा गया उसका आंसर था प्राण और रई। ठीक है, तो ये आपका 4 हो गया। उसके बाद जो है ब्रह्म की अवधारणा के बारे में देखेंगे तो ब्रह्म की अवधारणा के बारे में आपको बताया गया ऐतरेय उपनिषद में। पंचकोश की अवधारणा के बारे में देखते हैं तो तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। और कर्म निष्ठा की अवधारणा के बारे में देखते हैं तो आपको ईशावास्य उपनिषद में देखने को मिलता है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुजिता माँ गृधा कश स्विधनम। उसके बाद आपको बताया गया कुर्वन्न वे कर्माणि जिजीविच्छेत समा एव त्वयि नान्यतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः, यानी कि कर्म से जो है लिप्त नहीं होना चाहिए, 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, अनासक्त भाव से कर्म करते हुए, ये दोनों श्लोक आपको ध्यान रखना है। और उसी में आपको बताया गया कर्मनिष्ठा की अवधारणा के बारे में। ठीक है, 1 से लेके 3 नंबर तक अगर हम लोग देखेंगे ईशावास्य उपनिषद में तो वहां पे आपको कर्म के बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ प्रश्नोपनिषद में, तो यहाँ पे आपके 6 ऋषि द्वारा जो है पिपलाद ऋषि से जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पंचकोश की अवधारणा के बारे में। तैत्तिरीय उपनिषद में आपको पंचकोश की अवधारणा के बारे में मिलता है।
ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो ये चारों हो गए। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा उपनिषद जो है उसके थोड़े थोड़े जो है आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखना है। कि जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले ईशावास्यों अगर उपनिषद को देखते हैं, तो ईशावास्य उपनिषद में आपको कर्म निष्ठा की अवधारणा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला उपनिषद में आएंगे तो आपको कर्म निष्ठा की अवधारणा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको विद्या अविद्या की यहाँ पे चर्चा मिलती है, विद्या एवं अविद्या के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा देखने को मिलती है। उसके बाद उसके साथ हम लोग संभूति और असंभूति, ठीक है, विद्या अविद्या के जैसा ही संभूति और असंभूति को यहाँ पे बताया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ब्रह्म के ज्ञान के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ में ब्रह्म के ज्ञान और आत्म भाव के बारे में बताया गया है। आपके सिलेबस जो है, सिलेबस में आपके हर उपनिषद में क्या क्या चीजें बताई गई है वो आपको ध्यान रखना है, वो याद रहेगा तो ये दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको ईशावासी उपनिषद हो गया। दूसरा उपनिषद हम लोग देखते हैं केन उपनिषद। ठीक है, केन उपनिषद देखते हैं, तो केन उपनिषद में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, आत्मा और मन के बारे में, सत्य की अंतर्दृवी जो है अनुभूति, यक्ष के उपाख्यान के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यक्ष के उपाख्यान की चर्चा यहाँ पे देखने को आपको मिलता है केन उपनिषद में। ठीक है, जिसमें आपको अग्नि, वायु और इंद्र देवता के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है केन उपनिषद में। अग्नि को क्या बोला गया है, जात वेदा बोला गया है, जात वेदा। मातृ स्व वायु को बोला गया है। उसके बाद आपको इंद्र को जो है श्रेष्ठ आपको बताया गया है, तो यहाँ पे आपको यक्ष का उपाख्यान देखने को मिलता है केन उपनिषद में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा उपनिषद। तीसरा उपनिषद हम लोग देखते हैं तो कठ उपनिषद आता है, कठोपनिषद इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आपको योग की परिभाषा देखने को मिलता है। ठीक है, इंद्रियों के स्थिर धारणा को ही योग यहाँ पे बताया गया, तो योग की परिभाषा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके साथ भी यहाँ पे आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया कि आत्मा रथी है, ठीक है, शरीर रथ है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आत्मानुभूति का महत्व बताया गया है। ठीक है, नचिकेता और यमराज संवाद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि नचिकेता और यमराज के संवाद की चर्चा कहाँ देखने को मिलती है, तो कठोपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, कठोपनिषद में 101 नारियां की यहाँ पे आपको चर्चा मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग प्रश्नोपनिषद में आते हैं, जो कि आपका चौथा उपनिषद है। क्रम से आपको उपनिषद का क्रम भी याद रखना है। प्रश्नोपनिषद में प्राण और रई के बारे में चर्चा मिलता है। ठीक है, प्राण और रई के बारे में चर्चा मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पे मुख्य जो है 6 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 6 ऋषि के द्वारा जो है प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको कौन कौन से उपनिषद में क्या क्या चीजें बताई गई है वो आपको एकदम माइंड में रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूरा अंदर से पूछा जाता है, कभी कभी बाहर से भी आपको जो है इसका काम बन जाता है। और जो आपको सिलेबस में दिया गया है ना, सिलेबस में जो उपनिषद का परिचय दिया गया है उसमें 1 से लेकर 10 तक, उसको आप लोग पूरा रख लीजिए। उससे भी आपका, जैसे कि अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आराम से सिर्फ आप उसको पढ़ के चले जाएंगे ना तो आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मुंडक उपनिषद। अगर हम लोग मुंडक उपनिषद में देखेंगे तो मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ आपको पड़ा विद्या और अपरा विद्या के बारे में बताया गया। मुंडक उपनिषद में पड़ा और अपरा विद्या के रूप में विशेष रूप से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ब्रह्म विद्या की महानता के बारे में बताया गया है। स्वार्थ युक्त कर्म करने की निरर्थकता के बारे में, ठीक है, तप और गुरु भक्ति के बारे में बताया गया है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मानुभूति है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मानुभूति जो है किसमें बताया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके मुंडक उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो ब्रह्मा अनुभूति। ठीक है, अनुभूति। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुंडक उपनिषद हो गया। मुंडक उपनिषद के बाद आपके मांडुक उपनिषद, जिसको हम लोग सबसे छोटा उपनिषद भी बोलते हैं, जिसमें केवल 12 मंत्र की चर्चा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे चेतना के 4 अवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, चेतना के 4 अवस्था के बारे में। ओके, और यहाँ पे अ उ म सृजन अक्षर के साथ जो है इसका संबंध बताया गया है। तो यहाँ पे चेतना की 4 अवस्था के बारे में आपको ध्यान रखना है। वैश्वानर, तेजस, प्राग्ञ, ठीक है, और तूर्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद स्थूल सूक्ष्म कारण तूर्य देखेंगे, और आपके जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुर्य अवस्था के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मांडुक्य उपनिषद में। ऐतरेय उपनिषद में आते हैं तो ऐतरेय उपनिषद को किसके लिए विशेष रूप से हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आपको आत्मा के 3 जन्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, आत्मा के 3 जन्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक तो आपके गर्भ में जन्म होता है, ठीक है, जब सिंचन होता है, और गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भ में पहला जन्म है। दूसरा जन्म जब बच्चा जो है गर्भ से बाहर आ जाता है, पूरा अपना जीवन जो है व्यतीत करता है। ठीक है, तो ये अपना पूरा दायित्व को पूरा करता है। उसके बाद जब वो मर जाता है, ठीक है, मर जाने के बाद जब तीसरा उसका जन्म होता है, दूसरे जगह फिर जन्म लेता है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, मरने के बाद जब पुनः उत्पन्न होता है तो वो उसका तीसरा जन्म है। तो यहाँ पे 3 जन्म के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है ऐतरेय उपनिषद में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जीवात्मा, इदम, अदर्शम, इदिंद्र शब्द का यूज किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे गाय, अश्व और पुरुषम का यूज बताया गया है कि सबसे पहले जो है
गाय बनाया गया, फिर अश्व बनाया गया, उसके बाद जो है मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति होगी, यानी कि पुरुषम शब्द का यूज किया गया, यानी कि शरीर बना मनुष्य का। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ नहीं पे मैम। देखते हैं इत्र। ओके। इत्र उपनिषद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 लोक की चर्चा की गई है। 4 लोक। ठीक है। उसके बाद फिर लोकपाल की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। 4 लोक अब, मरीचि, मरा और आपा बताया गया है। ठीक है, मरीचि, मरा और आपा। ठीक है, ये 4 लोक बताया गया। उसके बाद 4 लोक के बाद 8 लोकपालों की उत्पत्ति होती है, तो ये लोकपालों के बारे में बताया गया। ये सब सारी चीजें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको ऐतरेय उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद में जब हम लोग आते हैं तो तैत्तिरीय उपनिषद में आपको क्या ध्यान रखना है? तैत्तिरीय उपनिषद, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पंचकोश की अवधारणा। देखिए आपके सिलेबस में ही ये दिया गया, पंचकोश की अवधारणा के बारे में यहाँ पे सबसे पहले ही लिखा गया है। सिलेबस पढ़ के जाएंगे आराम से भी काम चल सकता है। ठीक है, सभी चीजों का तैयारी करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे 3 वल्ली बताया गया है। ठीक है, 3 वल्ली आपको तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली। ठीक है, उसके बाद भृगु वल्ली, भृगु वल्ली की चर्चा यहाँ पे की गई है। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ये जो आपको श्लोक देखने को मिलता है तो ये यहीं पे मिलता है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये श्लोक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है यहाँ पे संस्कृत के ये वाक्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले सांडिल्य विद्या, सांडिल्य विद्या से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए? ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद को हम लोग किसके लिए जानते हैं? तो सांडिल्य विद्या के लिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके साथ ही ओम उद्गीत के बारे में, ध्यान के बारे में बताया, उद्गीत ध्यान के यहाँ पे बारे में बताया गया है। ठीक है, उद्गीत ध्यान के बारे में आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो कि स्पेशल छांदोग्य उपनिषद के लिए हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद जो आपका सबसे अंतिम उपनिषद जो है 10 मुख उपनिषदों में देखने को मिलता है, बृहदारण्यक। ठीक है, इसमें क्या चीज की वर्णन, क्या चीज की चर्चा मिलती है? तो यहाँ पे आपको प्रजापति के 3 संतान के बारे में बताया गया है। प्रजापति के 3 संतान के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको जो है देवता, मानव और असुर के बारे में बताया गया है। और वो लोग द का मतलब उन्हें बताया जाता है, देवता, मानव और असुर। जिसमें देवता को द का मतलब क्या बताया गया है? तो दमन करो, यानी इंद्रियों का दमन करने के लिए देवताओं को बोला गया है। मानव को द का मतलब क्या बताया गया? तो दान करो बताया गया है। ठीक है, मनुष्य को क्या बताया गया? द का मतलब तो दया करो बताया गया है। ओके। यहाँ पे अगर देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में, तो यहाँ पे आपको कांड की चर्चा देखने को मिलती है, मधु कांड, ठीक है, मुनि कांड और खिला कांड की यहाँ पे आपको चर्चा देखने को मिलती है। तो मधु कांड, खिला कांड की चर्चा कहाँ देखने को मिलती है? इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है बृहदारण्यक उपनिषद। अहम ब्रह्माष्टमी शब्द का यहाँ पे यूज किया गया है, अहम ब्रह्माष्टमी। ठीक है, अहम ब्रह्माष्टमी शब्द का यूज किया गया है। उसके साथ ही नेति नेति शब्द का यूज किया गया, नेति नेति। और अस्तो माँ सदगमय, ठीक है, अस्तो माँ सदगमय जो ये आपको बृहदारण्यक उपनिषद में ही देखने को मिलता है। ओके, तो ये सब सारी चीजें जो है आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, कौन से उपनिषद में क्या है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, कोशिश तो करना है पूरा ही पढ़ने का, लेकिन जो मेन चीजें हैं, जो सबसे इजी है, उसको नहीं छोड़ के जाना एग्जाम में। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राण रई की अवधारणा सबसे पहले प्रश्नोपनिषद है, तो 4th ऑप्शन आपका जो है, पहला नंबर ऑप्शन आपको हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। यहाँ भी आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, आपके उपनिषद दिए गए हैं, और आपको मिलान करना है कि कौन से उपनिषद कौन से जो है योग से रिलेटेड करता है, अष्टांग योग, षडांग योग, आपको ये बताना है। ऑप्शन दो। बी ऑप्शन। ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4 बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हम। आपको बहुत बार बताया गया है अष्टांग योग के बारे में। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कौन से उपनिषद में देखने को मिलेगा? तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 3 चीजें बताया जाता है। ठीक है, ज्ञान योग, कर्मयोग और अष्टांग योग के बारे में। तो आपके अष्टांग योग ऑप्शन में थे, तो आपके हो गए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के लिए। देखिए 3 और पहला तीसरा किस में दिख रहा है? एक का जो है पहला देखिए 2 नंबर में दिख रहा है, यानी एक ही से आपका आंसर बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा लगाते हैं षडांग योग के बारे में। तो षडांग योग के बारे में भी आपको बताया गया है। एक आपका ध्यान बिंदु उपनिषद है और एक योग चूड़ामणि उपनिषद है। दोनों आपको क्या बताया गया? दोनों में षडांग योग की चर्चा की गई है। ठीक है, चूड़ामणि भी ऑप्शन में रहता तो भी आप षडांग लगाते, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? षडांग योग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ध्यान योग। श्वेताश्वतर उपनिषद में ध्यान योग के बारे में बताया गया है, उपासना योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है श्वेताश्वतर उपनिषद में। ओके, अब आपका बचा गया है हठ योग। अब यहाँ पे हठ योग दिया है तो बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि योग राजो उपनिषद में जो है, ये आपकी हठ योगिक उपनिषद है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे रिलेट कर देना है उसको। ठीक है,
हठयोग की उपनिषद ही बोला गया है ना आपके 8 अन्य उपनिषद को, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, बाकी 3 चीजें मिल रही थी, तो जो बचेगा उसको उसमें लगा देना है। ओके, ये क्लियर होगा सभी को। अब हम लोग कुछ चीजें और देख लेते हैं कि कौन से उपनिषद में कौन से योग की और चर्चा की गई है। ओके, योग कुंडल उपनिषद में आपको कोई योग की चर्चा नहीं की गई है। योग कुंडल उपनिषद अगर आएगा तो इसमें कोई योग की चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है कि चतुरंग योग है या फिर अष्टांग योग है या फिर आपके जो चतुरंग योग है। ठीक है, इस तरीके से योग हम लोग चूड़ामणि उपनिषद में जाते हैं तो आपका ध्यान बिंदु और योग चूड़ामणि दोनों में आपको क्या बताया गया है, षडांग योग के बारे में बताया गया। ठीक है, षडांग योग दोनों में बताया गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नाद बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद है बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है नाद बिंदु उपनिषद से। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया, हंस विद्या के बारे में बताया गया है, हंस विद्या के बारे में। ओके, ओमकार की 12 मात्राएं यहाँ पे बताया गया है, ओमकार की 12 मात्राएं यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है नाद बिंदु उपनिषद में। ओके, योग तत्व उपनिषद में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या वर्णन मिलता है, यहाँ पे चतुरंग योग के बारे में जो है योग तत्व उपनिषद में हम लोग देखते हैं योग तत्व उपनिषद, योग तत्वोपनिषद में तो यहाँ पे आपको चतुरंग योग योग के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें हठ योग के अंतर्गत, चतुरंग योग में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग है, तो हठ योग के अंतर्गत यहाँ पे अष्टांग योग की भी चर्चा की गई है। तो अष्टांग योग की चर्चा योग तत्वों में भी है और साथ में चतुरंग योग की भी चर्चा योग तत्वों में है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना है, जैसे कि त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद आपका अष्टांग योग से जुड़ा हुआ है, तो आपको योग तत्वों के लिए भी ध्यान रखना है कि योग तत्वों में भी अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में चतुरंग योग से भी जुड़ा हुआ है आपका योग तत्वोपनिषद। ओके, उसके साथ आपका जो योग राजोपनिषद है वहां भी चतुरंग योग की चर्चा की गई है। ठीक है, चतुरंग योग की चर्चा योग राजोपनिषद में भी किया गया है, योग राजोपनिषद में, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर होगा कौन सा उपनिषद कौन सा वेद से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके योग उपनिषद में जो 4 उपनिषद है वो आपके कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हुए 4 कौन कौन से वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले श्वेता श्वेतर हो जाएगा। ठीक है, श्वेता श्वेतर आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है योग कुंडल उपनिषद। ठीक है, एसके हो गया। उसके बाद आपको 2 और ध्यान रखना है, एक आपका ध्यान बिंदु उपनिषद हो गया। ठीक है, ध्यान बिंदु उपनिषद और आपके एक जो है योग तत्व उपनिषद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस के डी टी जो भी ट्रिक बनाना है आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। बाकी जो उपनिषद बचे हुए हैं जैसे कि योग चूड़ामणि उपनिषद। ठीक है, योग चूड़ामणि उपनिषद ये आपके साम वेद से जुड़ा हुआ है, और एक आपका त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद जो है ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, योग राजो उपनिषद कोई भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, और नाथ बिंदु उपनिषद अकेले जो है वो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद से। ओके, क्लियर होगा सभी को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ये आपके योग सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर क्या है, 71, 72, 73 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए होगा मैम। Option 1. फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओके देख लेते हैं। तत्परम पुरुष First ख्यातेर गुण व तृष्णयम। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं आपको समाधि पाद में इसके बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको पहला पता है, देखिए पहला ऑप्शन में जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन लगाया है वो बस आगे वाला ऑप्शन देख के आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 ओनली 1 ही पहला ही, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में बताया गया पहला का 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णियम, ये आपके समाधि पाद में जो है देखने को मिलता है, श्लोक नंबर 16 में। ठीक है, समाधि पाद के 16 नंबर में देखने को मिलता है। उसके बाद है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपके साधन पाद में देखने को मिलता है। ठीक है, वितर्क वाले 2 श्लोक 2 सूत्र है, कल ही मैं बताई थी, तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना की यहाँ पे चर्चा की गई है, तो ये आपके 33 नंबर सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, साधन पाद के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपके विभूति पाद में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे संयम वाले जितने भी सूत्र आपको देखने को मिलता है वो आपको विभूति पाद में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका सूत्र संख्या अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके 19 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, 19 नंबर का सूत्र संख्या है, तीसरा आपका पाद का।
उसके बाद आपका कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्रीविद मित्रेशम, यानी कि कर्म शुक्ल, ठीक है। यहाँ कर्म के बारे में, 4 कर्म के बारे में आपको देखने को मिलता है, तो इसकी चर्चा जो है केवल पाद में की गई है, और ये आपका 7 नंबर का सूत्र है चौथा अध्याय का। ओके, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। रिपीट करता है ये सारे क्वेश्चन, यहाँ पे तो एक ही सार आपको 4 जो है सूत्र दे दिया गया है, यहाँ पे आपके 4 और क्वेश्चन बन गया है न्यू। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी सूत्र पूछा जा रहा है उसको अच्छे से रट लेना है। ओके, समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 73 एंड 74 में चलते हैं हम लोग। ये आपकी सीधे सिद्धांत पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जहाँ पे आपके 16 आधार के बारे में बताया जाता है, उस 16 आधार का मिलान करने के लिए आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देखना है। ओके, बताइए। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, चलिए fourth पहले हम लोग इसको सीक्वेंस से लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका आंसर किनका सही है और किनका गलत है, ठीक है। इसमें हमेशा हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ फोर्थ आंसर होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, हम देख लेंगे। आप फोर्थ ऑप्शन जो है अभी लगाएंगे, पहले हम इसको सीक्वेंस में लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या बताया जाता है, तो पादांगुष्ठ बताया जाता है। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं ऊपर से, लेकिन आपको ध्यान रखना है नीचे से ही याद रखना है, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा, तो पादांगुष्ठ हो जाएगा। ओके, पादांगुष्ठ। उसके बाद दूसरा बताया गया मूलाधार। सीक्वेंस इसका अलग है, इसलिए इसको ध्यान रखते हैं। पादांगुष्ठ, उसके बाद मूलाधार, तीसरा में आपको बताया गया गुदा, ठीक है, या फिर गुदा द्वार भी बोल सकते हैं। चौथा में आपको ध्यान रखना है मेढ्र बताया गया है, जिसको लिंग भी बोलते हैं, लिंग भी ध्यान रख सकते हैं। 5th नंबर में आपको ध्यान रखना है उड्डयन आधार, ठीक है, उड्डयन आधार यहाँ पे बताया गया है, उड्डयन आधार। 6th नंबर में आपको ध्यान रखना है 6th में नाभि, ठीक है, नाभि यहाँ पे बताया गया है 6 में, नाभि ध्यान रखना है। उसके बाद 7th में हृदय, 7th में हृदय बताया गया, हृदय का स्थान है। 8 में हम लोग चलते हैं, तो 8 में आपको बताया गया कंठाधार बताया गया है, ठीक है, सब में आप आधार आधार लगा सकते हैं। 9th में चलेंगे तो आपको यहाँ पे घटिका ध्यान रखना है, घंटिका, ठीक है। उसके बाद हम लोग 10 नंबर में देखते हैं, तो 10 में आपके तालु आ जाते हैं, तालु। 16 है, अब हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में आपका हो जाएगा जीवा। 12 में आपको ध्यान रखना है भूमध्य, और आपको 13 में ध्यान रखना है नासाधार बताया गया, नासा धार, नासा आधार, ठीक है। 14th में आपको ध्यान रखना है नासा मूलक, नासा मूलक यहाँ पे बताया गया है, जिसको हम लोग कपाटाधार भी बोल सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर में आपको ललाट याद रखना है, ललाट धार, तो ललाट याद रखना है। और 16 नंबर में देखेंगे तो ब्रह्मरंध्र बताया गया है, जिसको आकाश चक्र भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मरंध्र आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये आपके 16 हो गए। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे पंचदश पूछा गया है 15वां नंबर का, ठीक है, तो 15वां नंबर पे ललाट बताया गया। देखिए ललाट, आपके ललाट धार का क्या हो जाएगा, तो 510 है, यानी कि ई का 1 होना चाहिए। पीछे में देखिए, पीछे में ई का 2 बताया गया है, ठीक है, तो अभी भी आंसर हम लोग नहीं लगा सकते हैं। पादांगुष्ठ आपका पहला बताया गया है, ठीक है, तो 1 का क्या बताया गया, एक आपका 3 बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ए का 3 किस में है, तो एक ही में दिख रहा है, यानी यहाँ से तो आपका आंसर क्लियर हो गया कि आपका आंसर 4 होगा, ठीक है, एक ही से आंसर क्लियर हो रहा है, बाकी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तब आप फंस जाएंगे, ठीक है। नाभि, नाभि हम लोग देख लेते हैं, नाभि आपके 6 नंबर पे बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे षष्टम हो जाएगा। उसके बाद आपको तलवाधार पूछा गया है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं तालु के बारे में पूछा गया, तालुधार के बारे में, तो ये आपके जो है 10th नंबर में आएगा। ओके, 10वां नंबर में 10th। भूमध्य, भूमध्य के बारे में आए हैं, तो भूमध्य हम लोग देख लेंगे कहाँ पे बताया गया है, तो ये आपके 12th नंबर पे बताया गया है, ठीक है, द्वादश, ठीक है, भूमध्य कहाँ हो जाएगा, तो द्वादश। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में लगाना है। नेक्स्ट टाइम आपसे एग्जाम में सीक्वेंस वाला भी पूछा गया है, तो ये 16 आधार जो है एसएसपी में आपको बताया गया है, ठीक है। हम लोगों को जैसे योग चूड़ामणि उपनिषद और गौरव संहिता है, दोनों जगह 16 आधार बताया गया है, ठीक है। 16 आधार की चर्चा आपको 3 जगह याद रखना है, एसएसपी में तो आपका हो ही गया, ठीक है, उसके बाद योग चूड़ामणि उपनिषद में याद रखना है, उसके साथ ही आपको गौरव संहिता में याद रखना है। गौरव संहिता में आपका योग चूड़ामणि उपनिषद और गौरव संहिता 80 से 90% मिलता जुलता है,
ठीक है, तो दोनों जगह आपको 16 आधार बताया गया है, दोनों जगह 16 आधार है और एक आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 16 आधार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया शिव संहिता से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे उत्पत्ति के क्रम से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पे भी मिलान करना है। आंसर क्या होगा बताइए। थर्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन। चलिए, पंचमहाभूत और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, शिव संहिता में, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया आकाश, वायु, अग्नि, ठीक है, जल और पृथ्वी। ठीक है, तेज को यहाँ पे अग्नि आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि उसके गुण क्या क्या होते हैं। आकाश के आपके गुण जो है वो शब्द होते हैं। ठीक है, वायु का देख लेंगे तो स्पर्श, अगर तेज का देख लेंगे तो रूप हो जाएगा, जल का क्या होता है तो रस होता है, और पृथ्वी का गंध होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुल गुण के अनुसार देखेंगे तो आकाश का केवल एक ही हो जाएगा। ठीक है, एक गुण से मिलकर आपका केवल शब्द से मिलकर बना है। वायु में जाते हैं तो यहाँ शब्द और क्या हो जाएगा स्पर्श दोनों हो जाएगा, यानी दो गुण से मिलकर बना है। तेज का हम लोग देखते हैं तो ये शब्द स्पर्श और रूप तीन हो जाएगा इसका गुण। अगर हम लोग देखेंगे जल का तो जल का शब्द स्पर्श रूप और रस, यानी कि कितना हो जाएगा चार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी का गुण, तो यहाँ पे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आकाश का क्या हो जाएगा तो एक गुण देखेंगे, यानी कि ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा आपका। देखते हैं ऑप्शन पहला में ही थर्ड नंबर ऑप्शन में ही पहला का थर्ड लगा हुआ है, तो यानी कि आपका आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं वायु का, तो वायु का दो गुण हो जाएगा, तेज का आपके तीन गुण हो जाएंगे, ठीक है, जल के आपके चार गुण और पृथ्वी के पांच गुण। ठीक है, इस प्रकार आपको शिव संहिता के अनुसार ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है, किन्हीं को याद है तो बताइए। सेकेंड 74, 75, 76। चलिए, यहाँ पे मिलान करना है। 76 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है आपको, बताइए क्या होगा आंसर। हम ऑप्शन दिखाइए ना पूरे। ओके ओके, मैम फर्स्ट ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन होगा। चौथा आंसर। फर्स्ट फर्स्ट होगा। फर्स्ट। फर्स्ट होगा आंसर। फोर्थ। चलिए फोर्थ। नहीं, दूसरा दूसरा होगा। कोई दूसरा बोलते हैं, कोई फोर्थ बोल रहे हैं। नहीं मैम फर्स्ट चलिए होगा। हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ही होगा मैम, फर्स्ट ही होगा। अच्छा, देखते हैं फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा। ठीक है, देखिए प्रस्तुत, पहले आपको जो चीजें आती हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दुख दर्द मनस अंगमेजक श्वास और प्रश्वास ये आपके विक्षेप समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैत्री करुणा मुदित तो ये आपके क्या बताया गया है, तो स्वस्थ जीवन शैली को जीने का जो है यहाँ पे तरीका बताया गया है। ठीक है, अब देखिए एक आपका तीन था, ठीक है, बी का तीन है, बी का तीन किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। उसके बाद आप लोग देखेंगे सी का कितना है, तो सी का वन लगाना है। अब सी का वन किसमें है, किसी में नहीं है। मैत्री करुण सकारात्मक दृष्टि बनाएगा। हाँ ओके वो ओके, गायत्री करुणा मुदिता जो है सकारात्मक होगा। सकारात्मक। ओके ओके, भूल से यहाँ लगा दी मैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैत्री करुणा मुदित तो देख लेते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग सी का क्या होना चाहिए, फोर होना चाहिए। तो सी का फोर जो है एक ही में देखने को मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, और शुद्ध आहार विहार ये आपके स्वस्थ जीवन शैली के लिए होता है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार देखेंगे तो ये क्लेशों की अवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्लेश की चार अवस्था बताया गया, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार के बारे में, यानी सोया हुआ क्लेश होता है आपका प्रसुप्त, तनु जो होता है थोड़ा सा जागा हुआ क्लेश बोलते हैं, विच्छिन्न जो है इसमें क्लेश लगातार जो है दबता है और उभरता है, यहाँ पे क्रम चलता रहता है आपका। उसके बाद उदार जो है यहाँ पे क्लेश आपका चरम पे रहता है। ठीक है, अगर इसका हम लोग श्लोक संख्या देख लेंगे तो ये आपको देखने कहाँ मिलता है, तो दूसरा अध्याय में यानी कि साधन पाद में देखने को मिलता है, फोर्थ नंबर के श्लोक में देखने को मिलता है। दुख दर्द संगमेजक श्वास प्रश्वास के बारे में देखेंगे तो 31 नंबर श्लोक में आपको देखने को मिलता है। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषय नाम भावना चित प्रसादनम, ये जो आपको बताया गया है ये आपके समाधि पाद में देखने को मिलता है 33 नंबर के श्लोक में। ठीक है, सुधाहार विहार के बारे में यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे तो भगवत गीता में युक्ताहार विहारश के बारे में बताया गया, तो उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। छठा अध्याय का 17 नंबर श्लोक आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आप कॉमन सेंस के थ्रू लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ओके,
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे 76 77 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। यहाँ भी आपको मिलान करने के लिए ही बताया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन में पीठ दर्द है, डायबिटीज है, कष्टातर्ब है, मोटापा है, बताइए क्या किसमें कौन सा आसन करना है ये आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन 4। ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं आप लोग आंसर। फोर्थ, सभी लोग फोर्थ बोल रहे हैं आंसर। चलिए पीठ मैम दर्द के इसके लिए कुछ हम लोग यहाँ ऑप्शन पे गड़बड़ है क्या? देख लेते ऑप्शन हैं लगा गड़बड़ है के। क्या इसमें? गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। देखिए पीठ दर्द के लिए आपको भुजंग आसन जो है यहाँ पे बताया गया है। पीठ दर्द के लिए क्या करेंगे हम लोग, भुजंग आसन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके डायबिटीज मेलिटस के लिए क्या हो जाएगा, तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो जाएगा। कष्टातरु के लिए क्या हो जाएगा, तो पवन मुक्त आसन। मोटापा के लिए सूर्य नमस्कार बताया गया, कुछ इसमें गलत नहीं है, ठीक है। तो नहीं आपको मैम, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ऐसा। अच्छा ऑप्शन नहीं ऑप्शन है नहीं वैसा, है। आप देखिए ना। ओके हाँ देखिए ना, आपने सेकंड का थर्ड लगाया, सेकंड का थर्ड किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ओके, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेट दर्द के लिए दो होना चाहिए, दो ऑप्शन में दो दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज के लिए थर्ड होना चाहिए, तो थर्ड किसी में नहीं दिख रहा है, यानी कि फोर्थ वो दिख रहा है। ओके, तो हम अभी ये दोनों ऑप्शन लेके चलते हैं, दोनों में भी सही करेंगे कौन सा सही होता है। कष्टातरु के लिए देखते हैं हम लोग, पवन मुक्त आसन बताया गया, तो फोर्थ होना चाहिए आपका। फोर्थ किस में दिया गया है, अच्छा ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मोटापा के लिए सूर्य नमस्कार, तो वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन और टू देखेंगे तो फोर्थ में लगाएंगे और इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। आपका टू नहीं होगा, होगा आपका फोर्थ नंबर आंसर। और यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, जो आपके फोर्थ नंबर पे है वो आपके हो जाएंगे थर्ड, और जो थर्ड नंबर पे वो हो जाएंगे फोर्थ। यही होगा ना डिफरेंस, ठीक है। यस मैम, यस। तो यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया गया था, लेकिन ऐसे आप अगर आप टिक लगाएंगे तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, लगा सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपको जो इसमें 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है। ओके, लेकिन आप ये दोनों पीछे वाला दिमाग लगा के करते तो वहां से भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो गलत दिया ही गया है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पीठ दर्द जो है, हमारे मांसपेशियों में जो है, ये तंत्रिका तंत्र की हड्डियां में अगर कुछ प्रकार का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, संरचनाओं में अगर कुछ दिक्कत होता है तो आपको पीठ में दर्द होता है। गर्दन और पीठ के जो है आपके ऊपरी हिस्सों में दर्द होता है, जब भी पीठ वगैरह का दर्द होता है तो, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये आपके चया जो है, चयापचय संबंधी जो है बीमारियां हैं, जो कि बहुत सारे मधुमेह जो है हम लोग बोलते हैं इसको, डायबिटीज आपके मधुमेह, और बहुत सारी जो है इससे संबंधित आपको बीमारियां देखने को मिलता है। ब्लड में शुगर जो है आपका क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग देख लेते हैं डायबिटीज को, तो ये हम लोग देखते हैं 3 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, टाइप 1 होता है। उसके बाद टाइप 2 होता है, और एक आपका जो होता है गर्भावस्था के दौरान जो होता है, तो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, गर्भावस्था में। तो ये 3 टाइप्स के आपको डायबिटीज जो है बताए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कष्टातरु, जिसको हम लोग डिस्मनेरिया बोलते हैं, ठीक है। इसको कठिन मासिक प्रवाह बोला जाता है, ठीक है। ये भी 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और माध्यमिक, यानी कि मासिक धर्म के दौरान जो सामान्य प्रक्रिया होती है। मध्य में यानी कि मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है उसको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। मोटापा, ओबेसिटी, इसको ऑल डिजीज बोला जाता है, कि सभी जो रोगों की जननी बोला जाता है मोटापा को, ठीक है। सभी डिजीज का इसको माता बोल दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी मोटापा आने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन। मैम कष्टार का इंग्लिश वर्ड क्या है? ओके, इंग्लिश देख लीजिए, डिसमेनोरिया, कॉन्स्टिपेशन का शायद। ठीक है, डिसमेनोरिया है ना। ओके मैम। ओके, इसको कोष्ठबद्धता भी कहते हैं। अभी मैं बताते हुए भी आपको बताई, डिसमेनोरिया बोलते हैं कष्टातरु को, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। फोर्थ ऑप्शन।
सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ओके, फोर्थ फोर्थ ऑप्शन। नहीं ए का थर्ड, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको लगा के भी हम लोग देख लेते हैं। योग एक चिकित्सा पद्धति है, ये एक भ्रामक धारणा है। ओके, योग एक चिकित्सा पद्धति है, ये क्या है, एक भ्रामक धारणा बताया गया। नियंत्रित निश्वास यानी कि रेचक। ठीक है, उसके बाद मन की वृत्तियों पर नियंत्रण क्या हो जाएगा, तो ध्यान में क्या करते हैं, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करते हैं। यौगिक अभ्यासों का स्वरूप जो है वो क्या होता है, मनोकायिक होता है। सर ठीक है, शरीर और मन यहाँ पे दोनों यानी कि मनोकायिक होता है। इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन देखना है तो देख सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग मिला लेते हैं। यौगिक चिकित्सा पद्धति क्या है, ये भ्रामक धारणा है, यानी कि तीन, एक ही ऑप्शन में तीन दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। ओके, 79 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, आपको बताना है कि कौन मुद्रा है, कौन आसन है, प्राणायाम कौन सा है, क्रिया कौन सा है, ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन वन। फर्स्ट। ऑप्शन वन। चलिए देख लेते हैं। आसन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेतु बंद आसन है ना, तीन आपके एक ही में बताया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। ओके, उसकी मुद्रा देख लेते हैं, विपरीत करनी मुद्रा बताते हैं। ठीक, माइक माइक बंद कर लीजिएगा जिनका भी खुला है। प्रजापति जी, ओके। प्राणायाम देख लेंगे तो सूर्यवेदी आपका प्राणायाम हो जाएगा। क्रिया में देखेंगे तो कपालभाति क्या है, तो क्रिया ये आपके सटकर्म के अंतर्गत आता है, शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कपालभाति जो है क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर हम लोग देख लेते हैं। डी का होना चाहिए 2, लास्ट में डी का 2 और पहला का मिला लिए 1 का जो है 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ओके, 79 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। भगवत गीता से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको यहाँ पे सिक्वेंस में लगाना है भगवत गीता के क्रम को। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। पूरे ऑप्शन नहीं। ऑप्शन फोर। ऑप्शन 4। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि पुरुषोत्तम योग जो है ये 15 नंबर जो है अध्याय का नाम है। देवासुर संपद विभाग योग 16 नंबर है। गुण त्रय जो है आपके 14 नंबर है। श्रद्धा त्रय विभाग योग 17 नंबर है। मोक्ष संन्यास योग 18 है। ठीक है, आपको यहाँ क्या बोला गया है, क्रम में लगाने के लिए बोला है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जाएंगे। देखिए सी नंबर सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सी ऑप्शन में कौन है, 2 गो में सी दिख रहा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 15 में, यानी पुरुषोत्तम योग, यानी ए आना चाहिए, सी के बाद ए, सी के बाद ए आपके 4th नंबर ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आपको टोटल अध्याय 18 अध्याय जो आपको बताया गया है भगवत गीता में, तो क्रम से सभी का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं तो अर्जुन विषाद योग आपको ध्यान रखना है, अर्जुन विषाद योग। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है सांख्य योग, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। ठीक है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास आपको याद रखना है, संन्यास योग। उसके बाद आपको कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग बताया गया है। फिर हो गया आत्म संयम योग, आत्म संयम योग, ये छठा हो गया। ठीक है, आत्म संयम योग के बाद आपको ज्ञान विज्ञान योग याद रखना है, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग के बाद अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म योग, ये आपके 8वां अध्याय का नाम हो जाएगा। 9वां अध्याय को क्या बोलते हैं, राज विद्या राजगुरु योग, राज विद्या राजगुरु योग। 10वां नंबर हो जाएगा आपका विभूति योग। 11वां हो जाएगा विश्व रूप दर्शन योग। 12वां आपका हो जाएगा भक्ति योग। ठीक है, 12वां आपके भक्ति योग हो जाएगा। 13th नंबर में देखेंगे तो 13th अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यहाँ पे बताया गया है। 14th में जाते हैं तो यहाँ पे गुण त्रय विभाग योग, गुण के बारे में गुण त्रय विभाग योग यहाँ पे बोलते हैं। 15 नंबर में पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग बताया गया है। 16 नंबर में जाएंगे तो दैवासुर विभाग योग बताया गया, देव और असुर के बारे में बताया गया। 17 में श्रद्धा त्रय विभाग योग के बारे में बताया गया। 18 में आपको मोक्ष संन्यास योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारा सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, सबसे ज्यादा श्लोक संख्या किसमें देखने को मिलता है, तो मोक्ष संन्यास योग में सबसे ज्यादा श्लोक संख्या आपको देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में श्रेष्ठता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। श्रेष्ठता के आधार पर आपको यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए बोला गया। फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन फोर। बी सी डी ए। 4।
चलिए, ऑप्शन दिख रहा है ना। तो ये सबसे पहले हमारा मंत्र योग हो जाता है, उसके बाद मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है, यही आपका सीक्वेंस जो है अगर श्रेष्ठता के आधार पे देखेंगे, क्योंकि मंत्र जो है 12 वर्ष में मंत्र योग का अधिकारी बनता है, लय योग में 9 का, ठीक है, हठ योग में 6 का, और 3 साल में आपको राजयोग के अधिकारी होते हैं। इस तरह शिव संहिता में देखते हैं तो वहां से समझ के आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे ये जो है 9 बताया नहीं गया है, लेकिन बाकी का लिखा गया है, हम लोग उसी के अनुसार इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मंत्र योग श्रेष्ठता के आधार पर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले बी होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका फोर्थ में बताया गया है। ओके, योग बीज में भी आपको मंत्र योग, लय योग, हठ योग की चर्चा मिलती है, हठ रत्नावली में भी देखने को मिलता है ना। उसके बाद हम लोग योगोपनिषद में भी 2 जगह देखते हैं। ठीक है, योग राजोपनिषद में, योग तत्वोपनिषद में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ जो है मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग की चर्चा की गई है। ओके, 81 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित मेवों में उपस्थित वसा की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उसके घटते क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ घटते क्रम में लगाने के लिए बोला गया है। फोर्थ ऑप्शन। ओके, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं हम लोग यहाँ बादाम, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, अखरोट होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके सबसे ज्यादा जो है पाए जाते हैं वसा की मात्रा। अखरोट के बाद हम लोग देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा कांजू, कांजू के बाद देख लेते हैं तो मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली के बाद जो है क्या हो जाएगा, तो बादाम हो जाएगा। यानी कि सबसे कम अगर पूछा जाएगा वसा की मात्रा तो आपके बादाम में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रेटर देन आपका अखरोट है, उससे जो है आपका कम हो जाएगा कांजू, उससे कम मूंगफली और उससे भी कम बादाम। ठीक है, बढ़ते क्रम में पूछा जाएगा तो पहले बादाम, फिर मूंगफली, फिर कांजू और फिर अखरोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख लेते हैं बादाम सबसे पीछे किसमें है। वो ए ऑप्शन जो सबसे पीछे एक ही में दिख रहा है, फोर्थ नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। यहाँ आपसे पूछा गया निम्नलिखित योगा अभ्यासियों में घेरन संहिता के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बताया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आसन बताए गए हैं। देखिए, सबसे लास्ट में आपके तत्व ज्ञान आएंगे। ठीक है, घेरन संहिता में जो है सबसे लास्ट में आपके तत्व ज्ञान आएंगे, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे शुरुआत में जो है आपके क्या आ जाएंगे, तो आसन आ जाएंगे। ठीक है, तो आसन, आसन के बाद बताया गया न्यास, न्यास के बाद देखेंगे तो नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि के बाद आपको क्या बताया गया, प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद जो है तत्व ज्ञान बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आसन जो है ए नंबर पे दिख रहा है आसन, उसके बाद डी नंबर में आपका तत्व ज्ञान देख लेते हैं सी, तो ऑप्शन सी जो है 2 में दिख रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे न्यास जो है दूसरे नंबर पे, तो बी में न्यास दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि जो है आपका ई नंबर हो जाएगा। आसन ऑप्शन ए 3 नंबर, राइट है। ऑप्शन 3। ओके, देखिए, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, आसन हो गया, डी आपका क्या हो जाएगा, तो न्यास हो गया, ई नंबर में आपके हो जाएंगे नाड़ी शुद्धि, उसके बाद आपके बी में प्राणायाम हो गया, और सी में हो जाएंगे आपके तत्व ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे आपको बताना है मुद्रा के प्रयोग प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए आपको बताना है। ऑप्शन 4। सीक्वेंस नहीं है ना। सीक्वेंस में ही दिया गया, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, और उसके बाद महाबंद, फोर्थ। ओके, प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार अगर देखेंगे, नॉर्मली जो हम लोग अभ्यास करते हैं ना, उसके अनुसार अगर देखेंगे तो सबसे पहले मूल बंद लगाते हैं, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद, उसके बाद महाबंद लगाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, लेकिन बाकी ग्रंथों में जैसे हम लोग देखते हैं कि मुद्रा की जहां जहां चर्चा की है तो अलग अलग सीक्वेंस अलग अलग जगह पे बताया गया है, लेकिन यहाँ प्रायोगिक दृष्टि से देखेंगे तो मूलाधार, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद और फिर महाबंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हमारा अभिकथन ओरिजिनल वाला क्वेश्चन शुरू हो गया है, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया अभिकथन में कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए विशेष उपचार पद्धति में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। उसके बाद रीजन दिया गया है क्योंकि शुद्धि क्रिया रोग के मूल कारण को दूर करती है। क्या ये बातें सही हैं? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ओके, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए विशेष उपचार पद्धति में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, सही बात है। शुद्धि क्रिया जो है वो रोगों के मूल कारण को दूर करता है। ठीक है, तो मूल कारण को ही दूर करने का कार्य ये करता है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ए एंड आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी अभिकथन और रीजन से पूछा गया क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि समाधि में विभूतियां जो है यानी सिद्धियां को विघ्न बताया गया है, और वित्थान अवस्था में सिद्धियां कहाँ है। रीजन बताया गया है कि लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर उसमें ना तो राग करना चाहिए और ना ही अभिमान, क्योंकि ऐसा करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना होती है। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। चलिए, दोनों ये सही है तो दोनों अलग अलग श्लोकों में वर्णन मिलता है पतंजलि योग सूत्र में। अगर हम लोग देखते हैं तो लोकपाल देवताओं के बारे में अगर देखेंगे तो आपको 51 नंबर श्लोक मिलता है विभूति पाद का, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अगर देखते हैं तो थर्ड अध्याय में ही, मतलब विभूति पाद में ही आपको 37 नंबर श्लोक में बताया गया है विभूतियां की सिद्धि के बारे में बताया गया, विघ्न के बारे में, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे आपको बताया गया है, इस वजह से आपका दोनों सही तो है अपने अपने जगह पे, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे जो आपका 37 नंबर जो बताया गया है, क्या बताया गया है 37 नंबर में। 36 और 37 नंबर जो श्लोक है ना, अगर वो एक साथ पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट टाइम आपसे दोनों का एक साथ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 36 एंड 37 से मिला के, लेकिन यहाँ पे 37 और साथ 51 का दे दिया है, इस वजह से यहाँ पे जो है आंसर आपको मैच नहीं कर रहा है। ते समाधो उपसर्गा वित्थानी सिद्धियां, ठीक है, ते समाधो उपसर्गा वित्थानी सिद्धियां, जो ये आपके 37 नंबर श्लोक में बताए गए हैं। उसके बाद हम लोग 51 नंबर में देखते हैं तो स्थानुपरिमंत्रणे संघर्ष शम्याकरणम पुनरिष्ट प्रसंगात, ये बताया गया है, ठीक है, 51 नंबर श्लोक में। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो आपके 36 नंबर में बताया गया है उसमें आपको जो 6 प्रकार की सिद्धियां बताया जाता है, जो कि पुरुष को ज्ञान होने पे 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती है, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ठीक है। और ये जो 6 सिद्धियां जो है इसी को बोला गया है कि अगर ये तो सहायक है, लेकिन ते समाधो उपसर्ग सिद्धियां में बताया गया है कि ये सभी 6 सिद्धियां समाधि के रास्ते में विघ्न के समान है, ठीक है। तो 36 और 37 अगर एक साथ देता ना तो ये आपका आंसर सही हो जाता, और ये जो है केवल 51 में बताया गया और कहीं देखने को नहीं मिलता है इसके बारे में, तो इसको अलग से ही ध्यान रखना है आपको। ओके, आंसर आज हो जाएगा आपका 2। ए और आर दोनों इंडिविजुअल रूप से सही है, लेकिन एक साथ सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, तप देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है। रीजन बताया गया है क्योंकि तप जो है अशुद्धियों को दूर कर शरीर, मन और इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है, ताकि चेतना देवत्व को प्राप्त कर सके। ऑप्शन ए। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, ओके। यहाँ पे तप जो है देवत्व की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। तप जो है, तप के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। ये आपको 43 नंबर श्लोक में मिलेगा आपके साधन पाद में। उसके बाद जो है आपको जो तप के बारे में बताया गया कि तप जो है क्या करता है, अशुद्धि को दूर कर शरीर, मन और इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है, ताकि चेतना जो है देवत्व को प्राप्त कर सके। एक्चुअली पहले जो है आपको स्वाध्याय के बारे में जब आप देखेंगे, ठीक है, दूसरा अध्याय का 43 और 44 नंबर जब हम लोग सूत्र देखते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है तप के बारे में, कायेन्द्र सिद्धि र शुद्धि छह तपसा, यानी कि शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां और अशुद्धि का नाश होता है तप से, ठीक है। और ऊपर में क्या लिखा था कि तप देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है, ठीक है। तप क्या है, देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है। हम लोग तप के जस्ट नीचे स्वाध्याय के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि इष्ट का क्या हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। तो तप के बाद स्वाध्याय आ रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, देवत्व की प्राप्ति का मार्ग, यानी यहाँ पे बताया गया इष्ट देव का साक्षात्कार के बारे में। इस वजह से ऊपर वाला आंसर जो है वो हम लोग स्वाध्याय से लेकर रिलेट करेंगे 44 नंबर, और नीचे वाला तप के बारे में बताया गया है जो कि 43 नंबर में बताया गया है, ठीक है। जब दोनों को रिलेट करेंगे तो आपका एक दूसरे का जो है पहला और दूसरा भी सही है, और आर एक ही व्याख्या भी करता है। ओके, क्लियर है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात्, ये आपके 45 नंबर श्लोक है, और 44 में स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोगा, ठीक है। और उससे पहले जो 43 नंबर में है उसमें आपको बताया गया कायेन्द्र सिद्धि र शुद्धि छया तपसा, ठीक है। तप का फल क्या बताया गया, शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां मिल जाती है और अशुद्धियां का नाश हो जाता है। क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। मैम पीछे वाला एक बार दिखा दीजिए ना, कौन स्क्रीनशॉट वाला लेंगे। दिखा दे। वो दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है, इसके पीछे वाला।
वो पातंजलि उपदर्शन वाला। इससे पहले वाले ये बोल रहे हैं, ओके। यस। हो गया मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 87, 88 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कथन ए और कथन दो जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं कि रजोगुण की प्रधानता वाले अनियमित आहार चर्या पर नियंत्रण रखने सहित अधिक भोजन से बचने एवं उचित जो है शारीरिक श्रम के जरिए डायबिटीज मेलिटस की स्थिति में योग अच्छे परिणाम दे सकता है। कथन 2 में दिया गया है कि औषधि एवं इंसुलिन का प्रयोग कर डायबिटीज मेलिटस के मूल कारणों का उपचार किया जा सकता है। ये ऑप्शन दोनों सही है। ऑप्शन 1। दोनों सही है। दोनों सही है। ऑप्शन बना हुआ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि रजोगुण की जो प्रधानता को अनियमित आहारचर्या पर नियंत्रण करके, क्योंकि आपका रजोगुण क्या है, रजोगुण जो आहार है वो आपकी क्या है, अनियमित आहारचर्या है। ठीक है, उसको नियंत्रित करने के लिए बोला गया कि उसको नियंत्रित रखने सहित अधिक भोजन से बचने एवं उचित शारीरिक श्रम के जरिए डायबिटीज मेलिटस की स्थिति में योग अच्छे परिणाम दे सकता है। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग रजोगुण को यहाँ कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग योग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उचित श्रम करने की बात कर रहे हैं जो कि आपके डायबिटीज मेलिटस में अच्छे परिणाम दे सकता है। दूसरे में बोला गया है औषधियां एवं इंसुलिन का प्रयोग जो है वो डायबिटीज मेलिटस के मूल कारणों का उपचार कर सकता है। मूल कारणों का उपचार कभी भी आपकी औषधियां जो है नहीं कर सकता। ठीक है, मूल कारणों का उपचार कौन कर सकता है, तो योग कर सकता है। यहाँ पे मीनिंग ये निकालना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक ऑप्शन है, 3। ऑप्शन 3 यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि धीरे धीरे आसन प्राणायाम एवं सटक्रिया करने से जो है जो आपके ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा से प्रभावित पेशियां जो है पुनर्जीवित हो सकती है। ठीक है, रीजन बताया गया है क्योंकि आसन प्राणायाम एवं सटक्रियाएं शरीर से जो है अशुद्धियों को दूर करने के लिए सहायक रूप से एक दूसरे का पूरक है। क्या ये बातें सही है, बताइए। ऑप्शन 1। जी मैम, ऑप्शन 1। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि ऊपर में बोला गया है कि धीरे धीरे अगर हम लोग आसन प्राणायाम या सटक्रिया करते हैं तो जो आपके ब्रोंकियल अस्थमा है उसके प्रभावित जो पेशियां जो है वो पुनर्जीवित हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका पूरी तरीके से सही होने लगेगा। उसके बाद आसन प्राणायाम क्योंकि बोला गया है क्योंकि आसन प्राणायाम सटक्रिया शरीर की अशुद्धियां को दूर करने के लिए सहायक रूप से एक दूसरे पर पूरक है। ठीक है, तो एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, हम लोग एक आसन के ऊपर प्राणायाम डिपेंड है, प्राणायाम के ऊपर सटक्रिया, इस तरीके से एक दूसरे का ये पूरक होते हुए इसको ठीक कर सकते हैं। केवल आसन से नहीं कर सकते, केवल प्राणायाम से नहीं, केवल सटक्रिया से नहीं, यानी तीनों को मिला के यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पूरक बोल दिया गया है ताकि आपकी अशुद्धियां जल्दी दूर हो सके और आप जल्दी क्योर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। ओके, 89 नंबर आंसर हो गया। 19 नंबर देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पे आपको दिया गया है अग्निसार के अभ्यास में औदारिक गतियों की पुनरावृत्ति होती है। उदर का संकोचन क्षेत्र नाभिक के पास होता है। रीजन बताया गया है क्योंकि औदरीय पेशिया को विशेष रूप से निचला उदर जिसको बोलते हैं उसको औदरीय पेशिया बोला गया है। पूर्ण उच्छ्वसन के बाद आगे पीछे किया जाता है। अग्निसार श्रोणिक्ष एवं कपालभाति वक्षस्थल से संबंधित अभ्यास है, ये बताया गया है। श्रोणी क्षेत्र से संबंधित है और एक वक्ष क्षेत्र से संबंधित है, ये बताया गया है। तो क्या ये एक दूसरे को रिलेट कर रहा है या फिर कुछ अलग बता दिया गया है? इंग्लिश में दिखा दीजिए। पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अग्निसार के बारे में बताया गया है कि इसमें जो आपकी उदर की पेशियां हैं उसकी पुनरावृत्ति होती है, उदर का संकोचन होता है नाभि के पास, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरे में भी बोला गया है कि जो आपकी विशेष जो निचले वाला जो उदर है, जो औदरीय पेशियां हैं, उसमें जो है पूर्ण उच्छ्वसन के बाद आगे पीछे किया जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो अग्निसार को श्रोणी से बोला गया है और कपालभाति का वक्ष से संबंधित यहाँ अभ्यास बोल दिया है। जब हम बात अग्निसार की कर रहे हैं तो कपालभाति कहाँ से आ गया, है ना। यहाँ पे आंसर देखेंगे तो सही है, दोनों जो है अलग अलग तरीके से सही देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे
रिलेट नहीं कर रहा है, ये आपको आंसर लगाना है। ठीक है, ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता। जब योगाभ्यास की अध्यापन विधि पुस्तक जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे ये बातें बताई गई हैं, सेम टू सेम ये बातें कही गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम अगली साल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कपालभाति भी आ चुका है, इस वजह से यहाँ हम इसको गलत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल रूप से दोनों सही है। हमारा पैसेज शुरू होता है, देख लेते हैं हम लोग पैसेज किस प्रकार करना है। टिक लगा हुआ है, एक बार इससे जब हम लोग पढ़ के गुजरते हैं तो इससे हमें बहुत सारा नॉलेज भी होता है, इसलिए पैसेज को पढ़ना जरूरी है। सीधा एग्जाम में जाके पढ़ने की आदत से अच्छा है कि आप एक बार क्लास में भी रोज गुजर जाए। हैबिट अगर है भी है तो भी और अच्छा हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और जिन्हें नहीं आता है वो जरूर सीखे कि किस प्रकार करना है। ठीक है, जो आपके पैसेज में दिया गया है उसी तरीके से आपको आंसर लगाना है, इसमें अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे पहले पैसेज करने से पहले ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, 91 से लेके 95 तक जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो पैसेज को रीड करना होगा। पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बताया गया है कि कुंभक जो है वो प्राणायाम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे शरीर के कार्य और उच्चतर स्तरों में अंतर्निहित क्षमता प्रभावित होती है। श्वास को बाहर रोके रखना बाह्य कुंभक कहलाता है, जबकि श्वास को अंदर रोक कर रखना अंतः कुंभक कहलाता है। श्वास पर नियंत्रण के द्वारा की जाने वाली इन दोनों क्रियाओं को सहित कुंभक कहा जाता है। कुंभक की एक अन्य प्रक्रिया जो कि स्वतः होती है उसे केवल कुंभक कहा जाता है। सूर्यवेदी के अभ्यास से श्वास लेने का कार्य दाई नासिका के माध्यम से किया जाता है, जिससे पिंगला नाड़ी क्या होता है, सक्रिय होता है पिंगला नाड़ी, तथा बाई नासिका से श्वास को छोड़ा जाता है। उसके बाद एपिग्लॉटिस के संकुचन के साथ गहरी जो है सांस लेना उज्जाई है। शीतकारी मुख और दंत के माध्यम से अंतर श्वसन द्वारा किया जाता है। शीतली मुख और मुड़ी हुई जीभ के माध्यम से अंतर श्वसन द्वारा की जाती है। भस्त्रिका जो है वो तीव्र श्वसन की प्रक्रिया है। भ्रामरी में श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की ध्वनि का उत्पन्न की जाती है। मूर्छा में श्वास रोकने पर बल दिया जाता है ताकि बेहोशी का भाव उत्पन्न हो। प्लावनी का अभ्यास जो है उदर में वायु भरकर किया जाता है। बहुत से साधकों का मानना है कि सहित कुंभक का प्रभाव चेतन और अचेतन स्तरों पर अर्थात शरीर, मन, प्राण और चित्त पर पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि मुड़ी हुई जीभ से अंतर श्वसन जो है किस अभ्यास में किया जाता है। अभी जस्ट हम लोग देखें कि ये शीतली के बारे में बताया गया है। शीतली मुख और मुख से मुड़ी हुई जो है जीभ के माध्यम से अंतर श्वसन की क्रिया की जाती है, तो वही बात है, यहाँ पे आंसर आपका शीतली हो जाएगा। सहित कुंभक में सिद्धि के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सहित कुंभक में लिखा गया सिद्धि के फलस्वरूप किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये सहित कुंभक का प्रभाव जो है चेतन एवं अचेतन स्तरों पे पड़ता है, जिसमें शरीर, प्राण, मन और चित्त पे पड़ता है, जबकि आत्मा का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो आत्मा आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नहीं पड़ता है पूछा गया इसलिए आत्मा हुआ, पूछा जाता तो शरीर, मन और प्राण हो जाता। ओके, किस अभ्यास में एपिग्लॉटिस के संकुचन के साथ जो है गहन श्वसन होता है, तो ऊंचाई में बताया गया आपको एपिग्लॉटिस के साथ जो है आपका गहन श्वसन होता है। ठीक है, उज्जाई की क्रिया में यहाँ देखिए एपिग्लॉटिस के संकुचन के साथ गहरी सांस लेना उज्जाई है, ये बताया गया है। ओके, उसके बाद बताया गया है कि कुंभक जो कि स्वतः होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो केवल कुंभक कहा जाता है। जो स्वतः होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे केवल कुंभक बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है स्वतः होता है उसे केवल कुंभक कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपसे भूल से गलत लिख दिया है, केवल को एवल लिख दिया गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने माइंड में थोड़ा सोच के कि हो सकता है गलत हो गया होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आप टिक कर सकते थे। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते, हो सकता है इंग्लिश में आपको सही दिया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि श्वसन पर नियंत्रण के माध्यम से किए जाने वाले कुंभक के रूप में, तो श्वसन पे नियंत्रण के रूप में देखेंगे तो कौन कौन से कुंभक किया जाता है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन लगाने थे। आपको ऊपर में बताया गया था केवल कुंभक स्वतः होता है, जबकि अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक और सहित कुंभक, ठीक है, ये आपको जो है कुंभक के साथ किया जाने वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी एंड सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पैसेज है, नेक्स्ट पैसेज को हम लोग देख लेते हैं। क्या बताया गया यहाँ पे इस पैसेज में कि अभ्यास वैराग अधिकतम रूप से चित्त वृत्तियां कम कर सकता है। ठीक है, चित्त की वृत्तियों को कम कर सकता है अभ्यास और वैराग। पतंजलि ने तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा की पुनः व्याख्या की है, और स्थिर स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर जो है यत्न किया जाना चाहिए, जिससे एकाग्रता की स्थिति में पहुंचने में मदद मिलती है। इसलिए महर्षि ने साधक के हितार्थ एकाग्रता प्राप्ति के क्रमबद्ध उपागम के लिए जो है अष्टांग योग का वर्णन किया। सभी योगाभ्यासियों में यत्न अथवा उन्मुखी प्रयास ही मूलभूत तत्व है। अब हम आसन जो कि अष्टांग योग का भाग है के बारे में चर्चा करें। यहाँ पे आसन अभ्यास का मूलभूत तत्व यत्न है। आसन अभ्यास का मूलभूत तत्व यत्न है, जो कि निम्नलिखित सभी अभ्यासों में निश्चित रूप में शामिल है।
श्वसन दर कम करने का प्रयास करना, उसके बाद आसन की सही स्थिति प्राप्त करने का प्रयास स्थिति ही है। चित्तवृत्ति पर नियंत्रण के लिए शरीर अथवा बाह्य समस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना जो कि स्थिति का भाग है। चौथा में बताया गया कि साधक को दैनिक जो कार्यों के लिए जो है एक ही स्थल पर चयन करना चाहिए। फिर 5 नंबर में बताया गया है कि इस अभ्यासियों को कमोबेश जो अभ्यास है उसको कमोबेश एक ही समय में किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न शारीरिक तंत्रों के लय को ब्रह्मांड के साथ जो है सहकालिक किया जा सके। और आगे लिखा गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शरीर के लिए लय को सहकालिक करना सदैव जो है आसान होता है। वायु और अग्नि के कारण इस समय में उसकी तीव्रता में बदलाव आता है जिससे शरीर प्रभावित होता है। तापक्रम सूर्योदय के समय गिरने से आरंभ होकर सूर्यास्त के समय तक क्रमशः चरम पर पहुंच जाता है। तापक्रम में होने वाले इस परिवर्तन के कारण पार्थिव वायु में जो है गति उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। व्यक्ति में आंत की गति के लिए यह महत्वपूर्ण है जिसके कारण संपूर्ण शरीर में वात दोष स्थिर हो जाता है और अन्य वात दोष से नियंत्रित होते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। पहला पूछा गया है कि चित्त निवारण के 2 विधियां यहाँ पे बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, चित्त निवारण की 2 विधियां कौन कौन सी है, तो ऊपर में ही लिखा गया है चित्त वृत्ति को कम करने के लिए 2 विधियां बताया गया, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अभ्यास और वैराग्य आपके ऑप्शन में ए और सी दिया ही नहीं गया है। ठीक है, ए और सी नहीं दिया गया, ये आंसर जो है ये क्वेश्चन आपका कट हो गया था, 2 नंबर सभी को मिला है इसमें, तो ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया था। उसके बाद जो है अभ्यास के साथ किया जाने वाला प्रयास क्या है, तो यत्न है। अभ्यास के साथ किया जाने वाला क्या है, तो यत्न जो है यहाँ पे हम लोग देखे थे। ठीक है, आसन और अभ्यास का मूल जो है भूत तत्व क्या है, तो यत्न है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि स्थिर स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर यत्न किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा यत्न। उसके बाद है लेखक ने यत्न के कितने भेद बताए गए हैं, तो टोटल यत्न के यहाँ 5 भेद बताए गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 जो है ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे 5 को ध्यान रखना है, लेकिन नहीं हो। उसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसके कारण जो है वायु में गति उत्पन्न होती है, तो किसके कारण वायु में गति उत्पन्न होती है, तो सूर्य के कारण जो है वायु में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है, सूर्य के कारण जो है वायु में गति उत्पन्न होती है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे आंत की गति का मुख्य बिंदु है, तो आंत की गति का मुख्य बिंदु क्या है, तो पार्थिव वायु बताया गया है। ठीक है, पार्थिव वायु आंत की गति का मुख्य कारण है जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पार्थिव वायु आंत की गति का मुख्य कारण जो है वो बताया गया है। ठीक है, पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सभी चीजों का जो है आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है